दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रेधा ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमस होब्स के बारे में। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि थॉमस होब्स आखिर हैं कौन। तो इनका जन्म हुआ था 1588 में इंग्लैंड के मैम्स वैली में। इनकी मृत्यु हुई थी 1679 में। तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 1679 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये जो थॉमस होब्स थे वो एक अंग्रेजी दार्शनिक, वैज्ञानिक, इतिहासकार थे जो अपने राजनीतिक दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। तो इन्होंने 1651 में एक पुस्तक लिखी जिनका नाम लेविएथन था। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? लेविएथन। अल्मेरा के बस उनकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे और उसके भाई को। यानी जो थॉमस होब्स कहते हैं कि उनकी जो माता है ना, उन्होंने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया था, उसे और उनके भाई। यानी थॉमस होब्स कहते हैं कि मैं और मेरा भाई दोनों ही जुड़वा भाई हैं। तलवार के बिना संविधान केवल शब्द मात्र हैं। प्राकृतिक स्थिति। अब हम थॉमस होब्स की प्राकृतिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो थॉमस होब्स प्राकृतिक स्थिति के बारे में क्या कहते हैं? तो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व स्थिति को उन्होंने प्राकृतिक स्थिति या स्टेट ऑफ नेचर कहा है। तो राज्य की उत्पत्ति के पहले की बात कर रहे हैं थॉमस होब्स, और वे कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति है? स्टेट ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक अवस्था है। होब्स बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या कार्य करता था। होब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या क्या काम करता था, उसकी स्थिति कैसी थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के मानव स्वभाव का चित्रण होब्स बता रहा है। तो होब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वो पूर्णतः अराजकता से अवस्था संपन्न थी। यानी होब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है वह पूरी तरह से अराजकता से संपन्न थी। इस अवस्था में सभी से निरंतर संघर्ष, युद्ध चलता रहता था। यानी इस अवस्था में सभी व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। और संघर्ष के कारण कौन से थे? प्रतिस्पर्धा यानी लाभ प्राप्त करने के लिए, भय यानी अपनी रक्षा करने के लिए, और यश यानी सफलता प्राप्त करने के लिए। तो युद्ध के 3 प्रमुख कारण थे: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा यानी लाभ प्राप्त करने के लिए, भय यानी अपनी रक्षा करने के लिए, और यश यानी सफलता पाने के लिए सभी संघर्ष से करते रहते थे। होब्स ने इसे पूर्ण सामाजिक दशा कहा है। तो होब्स ने इसे क्या कहा है? पूर्ण सामाजिक दशा, जिसमें मानवीय जीवन नरक के समान था और भय स्वरूप था। प्राकृतिक दशा का जीवन हिंसा प्रधान था। अमानवीय गुणों के कारण मानव जीवन भयंकर और अव्यवस्थित था। तो होब्स ने मनुष्य की बुराइयों का वर्णन किया है। मनुष्य के बारे में कहा है कि होब्स कहता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, अपने ही लाभ के बारे में सोचता है। तो होब्स का कहना था कि ऐसी दशा में प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की स्थिति होती है। मनुष्य पर दूसरे के आक्रमण का खतरा बना रहता है। जब एक दूसरे पर कोई व्यक्ति आक्रमण करेगा, मतलब युद्ध की स्थिति संभव हो, तो युद्ध का खतरा बना रहेगा। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन भयंकर दुखमयी था तथा किसी भी प्रकार की प्रगति और विकास नहीं थी। तो ऐसी दशा में जब युद्ध की स्थिति रहेगी तो ऐसी दशा में किसी भी प्रकार की विकास भी नहीं हुआ था। होब्स कहता है कि ऐसी दशा में उद्योग, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधन आदि के कोई भी स्थान नहीं था। मनुष्य का जीवन एकांकी, अपवित्र, पाशविक यानी पशु की तरह क्षणिक था। यानी किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती थी। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था की स्थिति के बारे में। तो पेपर्स पे इसको कैसे लिख सकते हैं? तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में तो पॉइंट में लिख सकते हैं अराजकता। फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं अराजकता के बारे में। सेकंड, युद्ध की स्थिति। तीसरी, लालच और भय। और चौथा, नैतिकता नहीं थी। और 5वां, मनुष्य का स्वभाव के बारे में बताएंगे। तो अराजकता यानी उस समय प्राकृतिक अवस्था में ना तो कोई शासक था और ना ही कोई कानून था, जिसके कारण मत्स्य न्याय का प्रचलन था। मत्स्य न्याय यानी जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो छोटे लोगों पर अत्याचार करते थे। यानी जिसके पास शक्ति उसी का शासन, शक्ति ही सत्य है। और युद्ध की स्थिति में हम लिख सकते हैं सभी का सभी के खिलाफ युद्ध होता रहता था, जिसके कारण पहले ही बता दिया युद्ध के कारण क्या थे? प्रतिस्पर्धा, भय और यश, लालच का और भय।
लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे पर आक्रमण करते थे, जिससे कि भय की स्थिति बनती थी। लोग अपनी लालच को पूरा करने के लिए दूसरे पर आक्रमण करते थे, जिससे क्या भय की स्थिति बनी रहती थी, कभी भी उनका जीवन समाप्त हो सकता था। और उस समय नैतिकता नहीं थी बिल्कुल भी। तो नैतिकता नहीं थी, जिससे कि न्याय पर विचार भी नहीं हो रहा था। उस समय किसी व्यक्ति को न्याय, अन्याय, नैतिकता, अनैतिकता होता क्या है इसके बारे में नहीं पता था। और मनुष्य का जीवन क्रूर, असभ्य, अल्पायु, पाशविक था। तो प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं बताते हैं, जो पॉइंट्स में देखिए। पहला पॉइंट डालेंगे नैतिकता की अनुपस्थिति, दूसरी है न्याय भावना की अनुपस्थिति, तीसरा है व्यक्ति संपत्ति नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। चौथा तो नैतिकता की अनुपस्थिति पहला पॉइंट है। नैतिकता सामाजिक अवस्था का प्रमुख गुण होता है। राज्य और समाज में रहकर ही मनुष्य नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है। यानी समाज में नैतिकता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि राज्य और समाज में रहकर ही मनुष्य नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है। यानी राज्य और समाज में रहकर ही मनुष्य को पता चलता है कौन सी चीज़ हमारे लिए नैतिक है, कौन सी चीज़ों का हमें आचरण करना चाहिए, कौन से गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में समाज और राज्य की स्थापना से पहले की अवस्था थी। यानी प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था थी जहाँ ना तो राज्य की उत्पत्ति हुई थी, ना ही कोई समाज की उत्पत्ति हुई थी। अतः मनुष्य का नैतिक व अनैतिकता का ज्ञान भी नहीं था। यानी मनुष्य को किसी भी बात का भान नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है। दूसरा पॉइंट है न्याय भावना की अनुपस्थिति। न्याय व अन्याय की भावना समाज में रहने वाले व्यक्ति में पाई जाती है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकांत जीवन व्यतीत करता था, अतः उनमें न्याय अन्याय की भावना नहीं थी। तो होब्स कहता है कि जो न्याय और अन्याय की जो भावना होती है वो समाज में रहने वाले व्यक्ति में पाई जाती है, बल्कि जो प्राकृतिक अवस्था में है जो व्यक्ति रहते थे वे एकांकी जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह से वे पाशविक यानी पशु के भांति व्यवहार करते थे। तीसरा है व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। जब तक मनुष्य शक्तिशाली था उसकी वस्तु पर उसका ही अधिकार रहता था। जैसे ही वह कमज़ोर हो जाता था तो उसकी जो वस्तु है उस पर दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो जाता था। यानी जिसकी लाठी उसका भैंस। जब तक मनुष्य के पास शक्ति है तब तक वह संपत्ति उसकी है। जैसे ही उसकी शक्ति कमज़ोर हुई बस उस संपत्ति पर किसी दूसरे का अधिकार हो गया। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयोग करता था। यानी जिसका जो मन होता था वह कुछ भी कर लेता था। अगर किसी को मारने का भी मन है तो वो बिना सोचे समझे उसको मार देता था। अब हम उसकी आलोचना करते हैं, यानी प्राकृतिक अवस्था में आलोचनाएं। तो पहला है ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी। पहले हम आलोचना करेंगे ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी। तो काल्पनिक स्थिति पर आधारित थी होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था। इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। प्राचीन समाज में कानून और व्यवस्था के कुछ रूप पाए जाते थे जो कि होब्स की युद्ध स्थिति वाली धारणा को कमजोर करते हैं। तो होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पाशविक जीवन व्यतीत करता था। उस समय ना तो कोई कानून थे और ना ही कुछ नियम। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों इस बात की पुष्टि नहीं करते, यानी इतिहास प्रमाण नहीं मिलते हैं होब्स की प्राकृतिक दशा के बारे में कि होब्स जो कह रहा है वो सही है। और कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ ना कुछ स्थिति, कुछ ना कुछ नियम पाए जाते होंगे जिसके कारण युद्ध की स्थिति रुक जाती होगी। दूसरा है अति नकारात्मक दृष्टि। यानी मनुष्य के जीवन के बारे में जो होब्स ने जो भी विचार दिए मनुष्य के जीवन के बारे में, उसने कहा है कि मनुष्य हिंसक होता है, अराजकता वाला होता है, पाशविक होता है, एकांकी होता है, वो किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता है। ऐसे मानव स्वभाव की जो कल्पना की है वो पूरी नकारात्मक दृष्टि, यानी उसका मनुष्य के प्रति नकारात्मक दृष्टि को दर्शाता है। जबकि लोग कहता है कि प्राकृतिक अवस्था इतनी बुरी भी नहीं होती, क्योंकि लोग नैतिकता व तर्क से काम लेते हैं। सामाजिक जीवन का अभाव। तीसरा है सामाजिक जीवन का अभाव। पॉइंट डालेंगे आलोचना में। कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई भी सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इतिहास में इस बात की पुष्टि मिलती है। जब भी हम इतिहास मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें आदिकाल से ही मनुष्य को समूह में रहते हुए देखा है। चौथा पॉइंट है निरंकुश शासन व सहयोग।
सर्वशक्तिमान शासक की आवश्यकता बताइए। यानी होब्स कहता है कि इस स्थिति से बचने के लिए एक राजा को सर्वशक्तिमान होना चाहिए जो कि निरंकुशता को बढ़ावा देता है। आधुनिक लोकतंत्र का समर्थक के तर्क होते हैं, आधुनिक लोकतंत्र के जो समर्थक होते हैं उनका तर्क होता है कि सरकार को सीमित शक्तियाँ मिलनी चाहिए, बल्कि होब्स कहता है कि जो भी राजा बनेगा उसको संपूर्ण शक्तियाँ दे देनी चाहिए और जनता को ये अधिकार भी नहीं है कि वह राजा का विरोध कर सके। सिर्फ एक ही अवस्था में जनता को राजा का विरोध करने का अधिकार है, वो भी उसके जीवन के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर यानी जनता पर जीवन का जीने पर खतरा आता है तब राजा का विरोध कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात नोट करना है, होब्स ने एलिमेंट्स ऑफ लॉ तथा लेविएथन में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन नहीं किया है। यानी जो होब्स थे उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ लॉ, उनकी जो पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ और दूसरी लेविएथन, उसमें प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि किस शब्द का प्रयोग किया है? मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग किया है। होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह पूरी तरह से काल्पनिक थी और ऐतिहासिक वास्तविकता नहीं थी। होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह ज़्यादातर काल्पनिक थी और उसमें इतिहास में ऐसी कोई वास्तविकता का उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं होब्स के प्राकृतिक अधिकार तथा कानून संबंधी प्रमुख विचार। यानी होब्स के प्राकृतिक अधिकार से रिलेटेड और कानून से संबंधित क्या विचार हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो होब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें ये अधिकार सुनिश्चित नहीं होते हैं और सुरक्षित भी नहीं होते। तो होब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अधिकार है हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये अधिकार हमें हर एक व्यक्ति को जीवन के जन्म लेने से ही मिल जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक अवस्था इतनी क्रूर थी, इतनी खराब थी कि ये अधिकार सुरक्षित नहीं थे। प्राकृतिक अवस्था में कुछ भी निश्चित नहीं था, ना न्याय की भावना थी ना अन्याय, और किसी भी व्यक्ति को उचित अनुचित का भान भी नहीं था। प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक वस्तु पर अधिकार शक्ति के आधार पर होता था, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट डालेंगे प्राकृतिक अधिकार में समानता। होब्स कहता है कि सभी मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समान होते हैं, तो इस कारण सबको एक दूसरे की हत्या व लूटमार करने का भी अधिकार मिल जाता था, जिससे वे अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते थे। तो अब होब्स बताते हैं प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। तो मनुष्य अपनी आत्मरक्षा के लिए जो चाहे वह कर सकता था। यानी होब्स कहता है कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं मनुष्य अपनी आत्मरक्षा के लिए जो चाहे वह कर सकता था। यानी अगर मनुष्य अपनी आत्मरक्षा करना चाहता है तो वह दूसरे व्यक्ति को मार भी सकता था। लेकिन प्राकृतिक कानून के बारे में होब्स कहता है प्राकृतिक अधिकार से अलग प्राकृतिक कानून का अर्थ यह था कि मनुष्य को ऐसा कार्य करने से रोका जाना चाहिए जिससे उनका प्राण पर संकट आए। यानी प्राकृतिक कानून दूसरे के जीवन और अपने जीवन को बचाने संकट में आने से रोकता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सुखी व शांत रह सकता है, परंतु इन नियमों का आधार केवल स्वार्थ होता है। तो जो होब्स ने 19 नियम बताए हैं वो होब्स कहता है कि इन नियमों का इसलिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य अपने जीवन की रक्षा कर सके। जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन नियमों को बनाया गया है। कानून के पीछे विनाशकारी शक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा मिलती है, लेकिन अगर प्राकृतिक जो नियम है अगर उनका कोई उल्लंघन कर भी देगा तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। परंतु प्राकृतिक नियम केवल विवेकपूर्ण आदेश होते हैं जो आत्मरक्षा में सहायक हो सकते हैं और जिनका पालन न करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।